प्रिय विद्यार्थियों, हमने हमारी पिछली वीडियो में रासो परंपरा के बारे में जाना। रासो काव्य परंपरा खुमाण रासो से प्रारंभ होती है। खुमाण रासो जिसके रचयिता दलपत विजय, बीसलदेव रासो जिसके रचयिता नरपति नाल है, हमीर रासो जिसके रचयिता सारंगधर, परमाल रासो रचनाकार जगनीक, विजयपाल रासो रचनाकार नल सिंह और पृथ्वीराज रासो जिसके रचनाकार चंद्रवरदाई। इसके अलावा मैंने आपको पिछली वीडियो में कुछ ऐसे ग्रंथों के बारे में भी बताया था जिसके नाम में तो रासो नहीं आता, लेकिन उनके अंदर प्रवृत्तियां हैं वो रासो काव्य की विद्यमान है। ऐसे ग्रंथ थे जयचंद्र प्रकाश, जयमंग जस चंद्रिका, रणमल छंद इत्यादि। तो इन सभी रासो काव्य की विशेषताएं कौन सी है, रासो काव्य की प्रवृत्तियां कौन सी है, इनके बारे में हम आज की हमारी इस वीडियो में जानेंगे। हिंदी साहित्य के आदिकाल में राजाओं की गाथाओं पर आधारित रासक छंद में रचित वीर काव्य रचना को ही रासो काव्य कहा जाता है। हर्षवर्धन की मृत्यु के उपरांत उत्तरी भारत अनेक राज्यों में बंट गया, जिन्हें कालांतर में विदेशी आक्रमणकारियों से लोहा लेना पड़ा। इन राज्यों के शासकों के दरबार में अनेक चारण या भाट कवि रहते थे, जो अवसर पड़ने पर विरुदावली गाकर सेना की अगुवाई करते थे। दूसरी ओर वे शांति के समय राजा के भोग विलास का भी बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करते थे। अतः यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि रासो काव्य में मूलतः वीर रस व श्रृंगार रस की प्रधानता है। रासो काव्य की इन्हीं प्रवृत्तियों या विशेषताओं को हम 3 वर्गों में बांट सकते हैं। वो 3 वर्ग कौन कौन से हैं? वस्तुपरक प्रवृत्तियाँ, भावपरक प्रवृत्तियाँ और शिल्पगत प्रवृत्तियाँ या विशेषताएं। तो हमारी आज की वीडियो में हम वस्तुपरक प्रवृत्तियों के बारे में जानेंगे और हमारी कल की वीडियो में हम भावपरक और शिल्पगत प्रवृत्तियों के बारे में पढ़ेंगे। वस्तुपरक प्रवृत्तियाँ। रासो काव्य की वस्तुपरक प्रवृत्तियाँ निम्नलिखित है। इसके अंदर जो पहला बिंदु है वो है वस्तु वर्णन में अतिशयता, यानी जो विषय वस्तु थी इन रासो काव्य की, जो कथानक था, विषय था, उसका इन्होंने अतिशयता यानी अतिशय बुद्धि का इसके अंदर इन्होंने वर्णन किया है या अतिशयता दिखाई है। वस्तु वर्णन में अतिशयता। रासो काव्य में कवियों ने अपने आश्रयदाता राजा की वीरता, पराक्रम, दान वीरता आदि का अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। अतिशोक्तिपूर्ण मतलब बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया है। इन कवियों ने अपने राजा को सिंह के समान गर्जना करने वाला, चलते समय धरती को भी कंपित कर देने वाला बताया है। इतना ही नहीं, इन कवियों ने क्षत्रिय जीवन के लिए केवल 18 वर्ष तक के जीवन को धन्य बताया है। इसके बाद के जीवन को तो धिक्कार दिया है। जैसे 12 बरिस ले कुकर जिए, ओतेर है ले जिए सियार, बरिस 18 क्षत्रिय जिए, आगे जीवन को धिक्कार। यानी इन्होंने इसके अंदर बताया है कि जो सियार होता है वो 13 साल जीता है, एक कुत्ता होता है वो 12 साल जीवित रहता है, और क्षत्रिय जो होता है वो 18 साल ही जीवित रहता है। उसके बाद के जीवन को तो धिक्कार है। उसके बाद वस्तुपरक प्रवृत्तियों के अंदर हमारा जो दूसरा बिंदु है वो है युद्ध दृश्यों का जीवंत चित्रण। रासो काव्य मूलतः तलवार की चमक में लिखा गया काव्य है। इन चारण भाट कवियों को जिन राजाओं का आश्रय प्राप्त था वे राजा अपना अधिकांश समय पड़ोसी राजाओं या विदेशी आक्रमणकारियों के साथ युद्ध करने में व्यतीत करते थे। यानी रासो काव्य जिन कवियों द्वारा लिखा गया है, किन कवियों द्वारा लिखा गया है? चारण और भाट कवियों के द्वारा लिखा गया है। तो इन कवियों को जिन राजाओं के दरबार में आश्रय प्राप्त था, यानी ये राज आश्रित कवि थे, राज्य की आश्रय के ऊपर इनकी जीविका जो थी वो निर्भर रहती थी। तो इन चारण भाट कवियों को जिन राजाओं का आश्रय प्राप्त था वे राजा अपना अधिकांश समय पड़ोसी राजाओं, यानी पड़ोस के अंदर जो भी राजा थे, जो भी क्षेत्र के राजा थे, उनसे ये लड़ते रहते थे। और विदेशी आक्रमणकारी उस समय तक रासो काव्य जिस समय लिखना शुरू हुआ था उस समय विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण करने शुरू कर दिए थे। तो इनको उन आक्रमणकारी विदेशी आक्रमणकारियों के साथ भी युद्ध करना पड़ता था।
अतः इन राजाओं के आश्रित भाट कवियों ने रासो काव्य में युद्ध दृश्यों का जीवंत व सजीव चित्रण किया है। युद्ध दृश्यों का जीवंत व सजीव चित्रण इसलिए किया है क्योंकि ये जो कवि थे ये युद्ध में भाग लेते थे, युद्ध करते थे और युद्ध के समय सेना की अगुवाई करते थे और अगुवाई करते थे विरुदावली गाकर। विरुदावली क्या होता है? वीर रस से ओतप्रोत रचना होती है जो कि युद्ध में लड़ने वाले सैनिकों को प्रोत्साहित करती है, युद्ध करने के लिए उनका हौसला अफजाई करती है, हौसला बढ़ाती है। तो इसलिए ये जो कवि थे ये युद्ध के अंदर भी समान रूप से भाग लेते थे, इसलिए इन्होंने युद्ध दृश्यों को अपनी आंखों से साक्षात देखा था, तो उन्होंने वैसे का वैसा वर्णन अपनी काव्य रचनाओं में किया है और वैसे का वैसा से ज़्यादा बढ़कर यानी अतिशोक्तिपूर्ण इन्होंने अपने काव्य के अंदर युद्ध दृश्यों का वर्णन किया है। युद्ध वर्णन में इन कवियों ने अपने राजा को बिजली की गति के समान आगे बढ़ने वाला, शत्रुओं पर टूट पड़ने वाला, रण क्षेत्र में हाहाकार मचा देने वाला और शत्रु पक्ष सैनिकों के हाथ पांव सिर कट कर गिरने आदि का चित्रण किया है। उसके बाद हमारा जो अगला बिंदु है वो है नारी सौंदर्य का चित्रण। आदिकालीन युग में राजाओं का कुछ समय जहां युद्ध व संघर्ष में व्यतीत होता था, जो कि हमने हमारे दूसरे बिंदु के अंदर पढ़ा कि ये राजा युद्ध और संघर्ष में अपना जीवन व्यतीत कर देते थे विदेशी आक्रमणकारियों से और पड़ोसी राजाओं से। तो युद्ध व संघर्ष में समय व्यतीत होता था। उसके अलावा उनके जीवन का अधिकांश समय रनिवासों में रानियों दासियों के साथ भोग विलास में बीतता था। ऐसे भोग विलासी राजाओं की संतुष्टि के लिए उनके भाट कवियों ने अपने काव्य में नारी सौंदर्य का भी चित्रण किया है। वस्तुतः नारी आरंभ से ही कवियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी रही है। आरंभ से मतलब संस्कृत साहित्य से, जब से साहित्य की शुरुआत हुई है तब से ही स्त्री जो है वो कवियों के लिए काव्य रचना करने का एक प्रेरणा स्रोत बनी रही है। परंतु रासो काव्य में कवियों ने नारी के केवल कमनीय रूप का ही चित्रण किया है। वह भोग्या के रूप में चित्रित हुई है, यानी वह एक वस्तु के रूप में चित्रित की गई है, एक ऐसी वस्तु जो भोग करने के लिए बनी है। इन कवियों ने नारी के दूसरे रूपों यथा माता, बहन, पुत्री आदि का न्याय के बराबर चित्रण किया है। प्रेमिका या पत्नी रूप में भी उन्होंने नारी के सौंदर्य का अधिक वर्णन किया है। तो इस तरह से रासो काव्य के अंदर नारी सौंदर्य का भी बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। उसके बाद रासो काव्य की वस्तुपरक प्रवृत्तियों के अंदर अगला बिंदु आता है प्रकृति वर्णन। भारतीय कवियों की प्रकृति वर्णन में विशेष रुचि रही है, अर्थात प्रकृति जो है वो हमेशा से कवियों को अपनी ओर आकर्षित करती रही है। प्रकृति के ऊपर संस्कृत साहित्य से ही बहुत सारी रचनाएं लिखी गई है। प्रकृति ने हमेशा कवियों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। तो इसलिए जो प्रकृति है उसका वर्णन शुरुआत से ही भारतीय कवि हैं वो करते आए हैं और इन्होंने अपनी विशेष रुचि प्रकृति वर्णन में दिखाई है। तो ऐसी दशा में रासो काव्य के भाट कवि भी कैसे पीछे रहते। उन्होंने अपनी रचनाओं में प्रकृति के दृश्यों का सुंदर व मनोरम चित्रण अंकित किया है। उन्होंने मुख्य रूप से प्रकृति का आलंबन रूप, उद्दीपन रूप, मानवीकरण रूप का चित्रण किया है। आलंबन रूप, प्रकृति का आलंबन चित्रण वह होता है जिसमें साक्षात प्रकृति का ही वर्णन किया जाता है। काव्य की मुख्य विषय वस्तु जो है वो प्रकृति ही है और प्रकृति का ही, प्रकृति की किसी भी वस्तु का कवि है वो वर्णन कर रहा है। उद्दीपन रूप, प्रकृति का उद्दीपन रूप वह रूप होता है जब वह कवि की या जो पात्र है काव्य रचना का उसकी भावनाओं को उद्दीप्त करती हुई प्रतीत होती है, वहाँ पर प्रकृति का उद्दीपन रूप होता है। और मानवीकरण रूप, प्रकृति के ऊपर मानवीय भावनाओं का आरोप कर दिया जाता है, यानी प्रकृति की वस्तुएं हैं जैसे पेड़, सागर, नदी, बादल, पहाड़, ये एक मानव की भांति, एक मनुष्य की भांति कार्य करते हुए चित्रित किए जाते हैं, यानी इन वस्तुओं के ऊपर मानवीय भावनाओं का आरोप कर दिया जाता है, जड़ के ऊपर चेतन का आरोप कर दिया जाता है, वहाँ पर मानवीकरण रूप होता है। तो इन कवियों ने मुख्य रूप से मुख्यतया प्रकृति का आलंबन रूप, उद्दीपन रूप,
और मानवीकरण रूप का चित्रण किया है। कहीं कहीं उन्होंने दूती रूप में व आलंकारिक रूप में भी प्रकृति वर्णन किया है। दूती रूप में यानी प्रकृति हमें एक दूत की भांति संदेश देती हुई प्रतीत होती है, इस रूप में भी उन्होंने प्रकृति का वर्णन किया है। उन्होंने प्रकृति के उद्दीपन रूप का भी परंपरागत ढंग से 2 दशाओं में चित्रण किया है। संयोग अवस्था में प्रकृति जहाँ सुखद प्रतीत होती दर्शाई गई है, वहीं वियोगावस्था में वही शीतल मनोरम प्रकृति दुखदायी हो जाती है। यानी उद्दीपन रूप जैसे संयोग, श्रृंगार के 2 पक्ष होते हैं, संयोग पक्ष और वियोग पक्ष। तो संयोग पक्ष में प्रकृति जहाँ सुखद प्रतीत होती है, यानी प्रकृति की हर एक छटा जो है वो हमें सुख देने वाली प्रतीत होती है, और वियोगावस्था के अंदर वही प्रकृति जो शीतल है, मनोरम है, लेकिन वह अच्छी ना लगकर दुखदायी हो जाती है। तो यहाँ पर भी इन्होंने उद्दीपन रूप में इन 2 परंपरागत रूपों का कवियों ने वर्णन किया है। अब प्रकृति वर्णन के बाद हमारा जो अगला बिंदु है वो है कल्पनात्मकता का बाहुल्य। यानी इन कवियों ने अपनी काव्य रचनाओं के अंदर कल्पना शक्ति का अत्यधिक प्रयोग किया है। कल्पना का बहुत अधिक प्रयोग इन्होंने किया है। इनकी रचनाएं जो है वो ऐतिहासिक है, लेकिन ऐतिहासिक होते हुए भी कल्पना के आधिक्य के कारण उनकी कृतियाँ जो है वो कल्पनात्मक सिद्ध होती है। काव्य के अंदर प्राय सभी कवियों ने अपनी कल्पना शक्ति का परिचय दिया है। कवि इतिहास और साहित्य के अंदर यही अंतर होता है कि इतिहास के अंदर सिर्फ वास्तविक तथ्य पेश किए जाते हैं, उसके अंदर वास्तविकता होती है, लेकिन साहित्य के अंदर क्या होता है, उसमें वास्तविकता के साथ साथ कवि अपनी कल्पना से भी अनेक रंग भर देता है। तो साहित्य के अंदर इतिहास और कल्पना का, यथार्थ और कल्पना का दोनों का संयोग होता है। तो इसलिए सभी कवियों ने काव्य के अंदर अपनी कल्पना शक्ति का परिचय दिया है। शुरुआत से ही जब से साहित्य रचना प्रारंभ हुई है तब से ही कवियों ने, लेखकों ने काव्य के अंदर, साहित्य के अंदर अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग किया है। परंतु चारण कवियों ने रासो काव्य में अपनी कल्पना के पंखों पर उड़ान भरकर ऐसे लोकों, भावों आदि में विचरण किया है कि वे सभी अतिशोक्तिपूर्ण लगते हैं। अतिशोक्तिपूर्ण यानी लोक मर्यादा का उल्लंघन करते हुए, लोक सीमा का उल्लंघन करते हुए प्रतीत होते हैं। यानी जो वास्तव में जैसा होना संभव नहीं होता, वैसा इन्होंने अपनी काव्य रचना में अपनी कल्पना के द्वारा करवा दिया है। यद्यपि उनके काव्य में अनेक ऐतिहासिक पात्रों का समावेश किया गया है, जैसे पृथ्वीराज चौहान, बिसलदेव चौहान आदि, परंतु इनके चारण कवियों ने कल्पना की अतिशयता में कहीं कहीं ऐतिहासिक घटनाओं, तिथियों आदि को नकार कर अपनी काल्पनिक घटनाओं, तिथियों का वर्णन किया है। यानी इसके अंदर इतिहास का, जो रासो काव्य है उसके अंदर इतिहास का भी इन्होंने प्रयोग किया है, लेकिन इतिहास के साथ साथ इन्होंने इतिहास से ज़्यादा उसके अंदर अपनी कल्पना के रंग भर दिए हैं। और कल्पना की अतिशयता के अंदर इन्होंने ऐतिहासिक घटनाओं, तिथियों को भी नकार दिया है, और इन्होंने अपनी मर्जी से काल्पनिक घटनाएं और तिथियों का निर्माण कर लिया है, और उनका प्रयोग इन्होंने इन रासो काव्य ग्रंथों में किया है। इसलिए उनके काव्य में ऐतिहासिकता होते हुए भी वे इतिहास की कसौटी पर खरे नहीं उतरते। उनकी इस कल्पनात्मकता के बाहुल्य के कारण उनके ग्रंथों की प्रामाणिकता पर संदेह किया जाता रहा है। पृथ्वीराज रासों में कवि चंद्र बरदाई की कल्पनात्मकता के बाहुल्य में निम्न पंक्तियों को देखिए, जिसमें वे बताते हैं कि जिस दिन पृथ्वीराज का जन्म हुआ था उसी दिन गजनी शहर भग्न हो गया था और कन्नौज में खटका हो गया था। यथा जय दिन जन्म पृथ्वीराज शरीक बत्ते है कन बज्जे है, जय दिन जन्म पृथ्वीराज तय दिन गज्जनपुर बज्जे है। यानी यहाँ पर कवि कहता है कि जिस दिन पृथ्वीराज का जन्म हुआ उसी दिन गजनी शहर भग्नावशेष में बदल गया और कन्नौज में खटका हो गया था। इसी प्रकार जयचंद के साथ पृथ्वीराज के युद्ध का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि पृथ्वीराज की सेना के बोझ से पाताल भी पिलपिला हो गया और 10 दिशाओं के मत वाले हाथी भी हिल गए थे। इस तरह से इन्होंने कल्पना के अंदर भी अतिशयता का
प्रयोग किया है, यानी इनकी कल्पना शक्ति जो है वो अतिशयोक्तिपूर्ण इन्होंने प्रयोग की है। उसके बाद वस्तुपरक प्रवृत्तियों में अगला बिंदु है जनजीवन की उपेक्षा। रासो काव्य में जन साधारण के सुख दुख, उनकी स्थिति आदि की ओर किसी भी कवि ने कोई संकेत नहीं दिया है। इससे पता चलता है कि रासो काव्य के रचनाकार चारण व भाट कवि केवल राज दरबार तक सीमित थे। चूंकि वे राजा के आश्रय में रहकर इनाम पाते थे और काव्य रचना करते थे, ऐसी दशा में अपने राजा का यशोगान करना ही उन कवियों का मुख्य उद्देश्य था। इन कवियों ने युद्ध वर्णन को छोड़कर अन्य स्थलों पर अपने आश्रयदाता राजा की विलासिता, उनके प्रेम आदि का जितना वर्णन किया है उसका शतांश भर भी जनजीवन का चित्रण नहीं किया है। एक आधे स्थलों पर उन्होंने खेतों में काम करने वाली जाटनी, पानी भरने वाली पनिहारिनों आदि का केवल उपमान रूप में वर्णन किया है। तो ये जो है ये हमारी आज की पृथ्वीराज रासो और रासो परंपरा के जो अन्य ग्रंथ थे उनकी विशेषताएं या प्रवृत्तियां हो गई, जिनको हमने 3 भागों में बांटा, वस्तुपरक, भावपरक और शिल्पगत प्रवृत्तियां। इनके अंदर आज हमने पढ़ी वस्तुपरक प्रवृत्तियां। हमारी कल की वीडियो में हम इसकी भावपरक और शिल्पगत प्रवृत्तियों के बारे में जानेंगे। वस्तुपरक प्रवृत्तियों के अंदर वस्तु वर्णन में अतिशयता, युद्ध दृश्यों का जीवंत चित्रण, नारी सौंदर्य का चित्रण, प्रकृति वर्णन, कल्पनात्मकता का बाहुल्य और जनजीवन की उपेक्षा।